नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक एजुकेशनल अपील आई और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। बड़ा सुंदर जजमेंट उन्होंने किया है, बड़ा सुंदर ऑर्डर किया है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक उस व्यक्ति को जो अपने आप को नॉलेजेबल पर्सन कहता है, प्रत्येक उस व्यक्ति को जो कहता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, उसको समझना चाहिए। और हर एक व्यक्ति जो पढ़ने वाला है, हर एक व्यक्ति जो दुनिया में काम करने वाला है, दुनिया में कुछ करना चाहता है, उसको उस ऑर्डर के बावत समझना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्वालिटी कैसे मेंटेन करी, कैसे कहा कि व्हाट इज द क्वालिटी। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन बनाम नॉलेज, दो बातें हैं। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है? इंफॉर्मेशन डेटा है, कंप्यूटर में भी हो सकता है, किताब में भी हो सकता है। लगातार उसको इकट्ठा किया गया है, बहुत सारी फाइलें इकट्ठी कर दी गई हैं, तो वो इंफॉर्मेशन है कि भई ये इंफॉर्मेशन है, वो आपके पास हो सकती है, किसी किताब में हो सकती है, किसी फ्लॉपी में हो सकती है, किसी पेन ड्राइव में हो सकती है, किसी कंप्यूटर में हो सकती है। तो किसी व्यक्ति ने बहुत पढ़ लिया, वो बहुत एजुकेटेड हो गया, पीएचडी कर गया, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, बहुत इंटेलिजेंट, वो बहुत कुछ जानता है। इट डज़ नॉट मीन्स ही हैविंग द नॉलेज। ये मतलब नहीं है कि उसके पास नॉलेज हो। बहुत कुछ पढ़ने वाला जिसके पास इन्फॉर्मेशंस हैं, वो आवश्यक नहीं है कि उसके पास बहुत नॉलेज हो। तो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क होता है। नॉलेज में क्या फ़र्क है? नॉलेज इज़ अ सिंपल थिंग, बेसिस, मतलब उसका पूरा थियोलॉजी जानते हैं हम उसका आधार जानते हैं, हाउ इट्स वर्किंग। जैसे मैं आपको बताऊँ कि कोई बच्चा छठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ता है और वो पढ़ने वाला बच्चा सारी किताब पढ़ जाता है कि भई ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है। ये सब कुछ उसने पढ़ लिया, क्वालीफाई भी कर लिया, पास हो गया, डिग्री उसके हाथ में आ गई। तो क्या कहा जाए कि ये व्यक्ति नॉलेजेबल है या फिर ये व्यक्ति वेल इन्फॉर्म्ड है? तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति वेल इन्फॉर्म्ड है, इसके पास सूचना बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वो व्यक्ति उन फ़ॉर्मूलों को सार्वजनिक जीवन में या उन फ़ॉर्मूलों का फाइनली क्या होना है, क्यों वो पढ़ रहा है और उसको अप्लाई नहीं करना जानता, तो फिर वो हम ये कह सकते हैं कि वो नॉलेजेबल नहीं है। जैसे मैं कहूँ टेबल याद करनी है, तो किसी को टेबल याद होती है, वो जोड़-जोड़ कर लेता है कि 2 की टेबल 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 4, 2 3 जा 6 ऐसे करके। लेकिन ये व्यक्ति जिसको ये टेबल याद है, वो हम कहेंगे ये वेल इन्फॉर्म्ड है। लेकिन अगर किसी से अचानक कह दिया जाए 9 8 जा कितने होते हैं? और वो जवाब दे दे, तो हम कहेंगे कि इसको नॉलेज है। और वो अप्लाई करना सीख जाए कि ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में कैसे लगती है और कैसे इसका इस्तेमाल होता है, तो हम कहेंगे कि उसको नॉलेज है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो केस आया वो राजस्थान का आया। हुआ क्या कि राजस्थान सरकार में प्राइमरी क्लास में प्राइमरी एजुकेशन की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन में बीएड क्वालिफाइड व्यक्ति को एलिजिबल ठहरा दिया प्राइमरी एजुकेशन के लिए, जिसको हम 5वीं क्लास तक का जो विद्यालय होता है हमारे हर गांव में खुला हुआ है देश में, सरकारी योजना से, केंद्र की योजना से। उसकी भर्ती के लिए एक वैकेंसियां निकाली और उन वैकेंसियों में बीएड क्वालिफाइड को एलिजिबल ठहरा दिया कि भाई बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है वो एलिजिबल है। अब वो वैकेंसी जो निकाली गई उसको किसी ने राजस्थान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और राजस्थान हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि साहब प्राइमरी एजुकेशन के लिए बीएड वाला बच्चा, बीएड पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता। अब बात तो लॉजिकल भी है, इलॉजिकल भी है। इलॉजिकल लोगों ने कहा भाई क्या कहते हो यार, एक व्यक्ति जो बीएड किए हुए है, एमएड किए हुए है, एमफिल किए हुए है, पीएचडी किए हुए है, अरे भाई पीएचडी किए हुए बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत कुछ जानता है, प्राइमरी वाले को तो पढ़ा ही लेगा। बीएड किया हुआ है, अच्छा है और ज्यादा हाईली एजुकेटेड व्यक्ति मिल रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को अपास्त कर दिया, मतलब उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई बीएड वाला जो बीएड क्वालिफाइड है वो व्यक्ति प्राइमरी स्कूल के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, 5वीं तक के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता और ये एलिजिबल नहीं है।
अब बात तो लोगों के गले नहीं उतर रही होगी कि भैया कहाँ आप उसको बीटीसी किए हुए को पढ़वा रहे हो और बीएड करे हुए को नहीं पढ़वा रहे हो। और ये कोई आज का केस नहीं है, पिछले 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ ये खूब उधम मचता रहता है और इस पर कई एक पहले भी केसेस आ चुके हैं, जिसमें बीएड ने कभी भर दिया तो बीटीसी बाद में और विशिष्ट बीटीसी और ये सब करवाना पड़ता था। राजस्थान हाईकोर्ट ने जब उसको कैंसिल कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट मामला आया। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच में पड़ा और बड़े-बड़े वकील खड़े हुए। राजस्थान सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल साहब खड़े हुए, अभिषेक मनु सिंघवी साहब खड़े हुए और इधर दूसरी साइड से मतलब सरकार की साइड से ऐश्वर्या भाटी जी खड़ी हुई और एक और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए, एएसजी खड़े हुए। ये इधर से जब बात हो रही तो ये हुआ कि साहब ये सेंट्रल का नोटिफिकेशन जो है, सेंट्रल की जो अपनी वो है, उसके अनुसार तो एक एक हमारा क्राइटेरिया तय है कि भाई कौन पढ़ा सकता, कौन नहीं पढ़ा सकता। राज्य सरकार ने इसमें बीएड को जोड़कर गलत कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्वालिटी एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। किसी भी व्यक्ति का आर्टिकल 21 कैपिटल ए में क्वालिटी एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। हर व्यक्ति को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये 2000 किसी ने लिखा भी है, एनसीटीई 2008 का की गाइडलाइंस जारी की गई थी, उसके अनुसार इसको डिसाइड किया है कोर्ट ने। कुलदीप जी मुझे लगता है लिख रहे हैं, कुलदीप मौर्य। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं एक्चुअली क्या है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नोटिफिकेशन पर नहीं जाता हूँ। मैं आपको बता दूँ बीइंग ए लॉयर भी कोर्ट में जो बात कही जाती है वो दूसरी होती है, क्योंकि उसकी डेप्थ होती है, उसकी डेप्थ को सुनने की लोगों को आदत होती है। कोर्ट को जजमेंट करना होता है। लेकिन जब हम यूट्यूब पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी टीवी चैनल पर बोलते हैं तो हम सिर्फ वो बात बोलते हैं, उतना बोलते हैं जितना कि आम आदमी को आसानी से समझ में आ जाए और वो उसकी एक पब्लिक रीच बन जाए। इसलिए वो बहुत कुछ नोटिफिकेशंस में कौन से वाले में क्या नियम थे, कानून थे, उस पर मैं नहीं जाता। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन फंडामेंटल राइट है और क्वालिटी एजुकेशन फंडामेंटल राइट होने के नाते प्राइमरी के बच्चे को भी क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और बीएड आप पढ़े हुए हैं, दैट इज नॉट अ क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन फॉर प्राइमरी स्कूल। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा देखो प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा है वो उस बच्चे की अपनी अलग नीड है, उसकी अपनी कन्विंसिंग पावर है, उसको अपनी समझदारी है। और बीटीसी का जो सिलेबस चलता है बेसिक ट्रेनिंग का, वो सिलेबस किया हुआ व्यक्ति ही प्राइमरी के बच्चे को पढ़ा सकता है। बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाएगा, ये ठीक नहीं। हाईली एजुकेटेड के साथ अगर उसने बीटीसी किया होता तो कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि बीटीसी स्पेशल कोर्स बनाया गया है जो एलिमेंट्री एजुकेशन के बच्चे को पढ़ाने का स्पेशलिस्ट होता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ मैं लॉ पढ़ाता हूँ, लॉ जुडिशरी के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और अब तो मैं जुडिशरी के बच्चों को थोड़ा कम ध्यान देता हूँ। हायर जुडिशियल सर्विस के लिए मैं जाना जाता हूँ और इसके अतिरिक्त हम जाने जाते हैं जजेस प्रमोशन, सूटेबिलिटी टेस्ट, लिमिटेड एग्ज़ाम, ये सब जो सीजेएम, सीएमएम और सीनियर डिवीज़न होता है, वो जब सेशन कोर्ट में जाना चाहता है, एडीजे का एग्ज़ाम देना चाहता है या क्वालिफ़ाई करना चाहता है, एलिजिबल होना चाहता है, वो एग्ज़ाम के लिए मैं जाना जाता हूँ। इनको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी इन शॉर्ट कह लीजिए। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, ये पब्लिश करते हैं कि साहब हमारे यहाँ आपके सिलेबस में अगर 10 टॉपिक हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, सीपीसी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है और ये गिना दिए। बोले हमने साहब हर हर एक्ट का स्पेशलिस्ट बुलाते हैं। वो इस बात की पब्लिसिटी करते हैं, हम हर एक्ट का स्पेशलिस्ट बुलाते हैं। एक वकील जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, बात तो उनकी ठीक है। लेकिन जो हमें चूरन की गोली चाहिए छोटे बच्चे के लिए, छोटा बच्चा से मतलब है जो एलएलबी कर आता है, वो अबोध बालक होता है लॉ में, उसको जो गोली चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फंडामेंटल ऑफ लॉज की, जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ सके, मैं उसको नॉलेज कहता हूँ। तो उस इंफॉर्मेशन हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस करने वाले
वकील के पास, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास भी। लेकिन उसकी जो बेसिक एलिमेंट्री नीड है, उस बच्चे की जो बहुत छोटे स्तर पर तैयारी कर रहा है, वो आवश्यक नहीं है कि वो हाईली एजुकेटेड व्यक्ति जो एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है, सपोज वो क्राइम की प्रैक्टिस करता है, क्राइम का स्पेशलिस्ट है, वो कर लेगा, ये आवश्यक नहीं। कंपटीशन का मतलब हमेशा से ये होता है, या एजुकेशन का मतलब या नॉलेज गेन करने का मतलब ये होता है कि आपके पास 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक की रेलिवेंट चीज़ें आपको पता हैं कि नहीं पता। क्यों एक ही मैटर, एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, क्यों एक ही मैटर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जाए, क्यों सेल्स ऑफ गुड्स में अलग तरीके से जाए, क्यों वो सक्सेशन में जाए, क्यों वो जनरल क्लॉजेज एक्ट में जाए या किसी और कानून में चला जाए। अब प्रॉपर्टी ही तो ट्रांसफर हुई, लेकिन कानून आपके पास उस विषय पर 15, 20, 25, 30 हैं। वो प्रॉपर्टी क्यों वो लोकल लॉ से गवर्न होगी, क्यों वो प्रॉपर्टी जमींदारी से गवर्न होगी, क्यों वो प्रॉपर्टी लैंड रेवेन्यू से गवर्न होगी, क्यों वो प्रॉपर्टी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट से गवर्न होगी, क्यों वो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक्ट होगी। भाई एक ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही तो करना है। लेकिन अगर उस टीचर को उस एक प्रॉपर्टी को कितने जगह क्या-क्या इस्तेमाल होता है और क्यों इस एक्ट में आनी चाहिए, इसका ज्ञान नहीं है, तो वो वेल इन्फॉर्म्ड हो सकता है कि उसको अपने टॉपिक की बहुत जानकारी है, लेकिन वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा तो अबोध बालक होता है। उसके दिमाग में चीज़ जाए, उसके लिए उसकी रेलेवेंसी और रेलिवेंसी के साथ उसका बेसिक स्ट्रक्चर, और उस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ-साथ उसकी जो वो चीज़ें जो स्टूडेंट को चाहिए। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि कॉम्पिटिशन को पढ़ाने वाला टीचर सदैव कॉम्पिटिटर ही होना चाहिए। और लॉ की खास बात तो ये है कि एक सिंगल टीचर ही सफल है, क्योंकि तमाम तरह की रूलिंगें हैं, तमाम तरह के लॉ हैं, तमाम तरह के स्पेशलाइजेशन हैं, एक ही चीज़ कई जगहों पर आती है, कई उसके लॉज़ हैं। तो अगर वो सिंगल टीचर उन सबके बीच में फ़र्क नहीं जानता कि इनके ये प्रॉपर्टी यहाँ या ये केस यहाँ, क्रिमिनल के कई एक कानून हैं, इसमें क्यों आए और इसमें क्यों आए, तो वो वही जान सकता है जो सब कुछ जानता है। वो सिंगल एक्ट का टीचर अगर कुछ पढ़ा जाता है, तो फिर दूसरा टीचर दूसरा एक्ट पढ़ा जाता है, और प्रॉपर्टी दोनों में है या विषय दोनों में है, तो ये कहेगा उनसे पूछो, वो कहेंगे इनसे पूछो, या ये अलग कॉन्सेप्ट बताएगा, वो अलग कॉन्सेप्ट बताएगा। दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग हो जाएंगे तो निश्चित रूप से बड़बंडा हो जाना है। यही कारण है कि एक हमारे मित्र हैं मुखर्जी नगर में, वो पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बहुत अच्छा ब्रिलिएंट स्टूडेंट हमारा पढ़ाया हुआ आया, साहब वो पीएचडी किए हुए था। उसने कहा मैं यहाँ कॉम्पिटिशन की तैयारी करने आया हूँ, पीएचडी किए हुए हूँ फिज़िक्स में, आप अगर चाहो तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें दे दो। उन्होंने कहा भई अच्छा है, मेरा ही पढ़ाया हुआ है, उसको दे दिया। उसको पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा, तो उन्होंने कहा साहब हमें कुछ समझ ही नहीं आया ये क्या पढ़ा गए। 2-3 दिन पढ़वाया, तो बच्चों ने कहा साहब आप ही पढ़ाओ हमको। उन्होंने बताया कि वो पीएचडी करके आया था, बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन था, बहुत कुछ जानता था, और वो इतना ज़्यादा जानता था कि हमारे छोटे बच्चे को पढ़ा ही नहीं पा रहा था, वो इतना विषय में घुस गया। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जिस स्तर का एग्ज़ाम है, क्या टीचर उस स्तर पर पढ़ाना जानता है? जिस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या टीचर उस क्लास के स्तर को जानता है कि इन बच्चों को कैसे समझ में आएगा? जैसे एक माँ है, गोद में बच्चा जब होता है तो उसको इशारे समझ में आते हैं। अब कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, आवश्यक नहीं है कि उसको वो इशारे समझ में आएँ, लेकिन माँ समझती है क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है। ऐसे ही जो जो जिस विधा का माहिर है, जो जिस लेवल पर काम करता है, वो उसको वो मालूम होता है। उसका दूसरा लिस्ट, बहुत सारे संसार के कंट्री ऐसे हैं जहाँ प्राइमरी एजुकेशन को पढ़ाने वाले टीचर इलेक्शन के लिए या पब्लिक पीपल्स रिप्रेजेंटेशन के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते इनका दिमाग छोटे बच्चों जैसा हो जाता है, तो ये वैसे ही सोचते हैं, ये बहुत बड़े लेजिस्लेटिव फंक्शन सोच ही नहीं पाते। तो क्या है कि इसको वहाँ संसद जाने के लिए इनएलिजिबल कह दिया कि भाई प्राइमरी स्कूल का टीचर या स्कूल का टीचर जो है वो संसद नहीं जा सकता।
क्योंकि उनका मानना है कि इसकी मानसिकता इस छोटे बच्चों की तरह हो गई। पढ़ाते-पढ़ाते ये छोटे बच्चों की तरह हो गया और छोटे बच्चों का स्पेशलिस्ट हो गया, ये जब बड़े के बीच में जाएगा तो वहाँ भी यही काम करेगा। बिल्कुल वैसी वर्सा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कह दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भई अगर आपके पास बीएड की डिग्री है या आप बहुत कुछ जानते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप प्राइमरी एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं। प्राइमरी एजुकेशन के लिए बीएड की डिग्री, बीपीएड वो बीटीसी या जो प्राइमरी एजुकेशन की ट्रेनिंग होती है वही आवश्यक है, उसके बगैर प्राइमरी एजुकेशन नहीं पढ़ा सकता। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में ये विषय बहुत पहले, मेरे ख्याल से 15 एक साल पहले उठा था। तब उस समय एक चीज़ उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, उसको कहा गया था विशिष्ट बीटीसी। विशिष्ट बीटीसी उनको करवाने के लिए रिकमेंड किया जाता है जो बीएड है। तो जो लोग बीएड कर चुके थे, एमएड कर चुके थे और वो प्राइमरी एजुकेशन में जाना चाहते थे, तो उनके लिए एक विशेष कोर्स चलाया जाता था जिसको विशिष्ट बीटीसी कहा जाता था और वो कोर्स करने के बाद उनकी एलिजिबिलिटी बताई जाती थी। तो टीचर तो जो टीईटी का एग्ज़ाम होता है ना, तो इसमें टीईटी का एग्ज़ाम क्वालीफाई होना चाहिए। अब राजस्थान टीईटी, आरटीईटी का एग्ज़ाम क्वालीफाई होना चाहिए, ऐसा इसमें आह्वान था, लेकिन बीएड को भी उन्होंने क्वालीफाई कर दिया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे नोटिफ़िकेशन को अपास्त करते हुए ये कहा था कि राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट ठीक है। केस का नाम है देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सिविल अपील नंबर 5069/2023। फिर से बताता हूँ, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सिविल अपील नंबर 5068/2023। ये अच्छा जजमेंट है और मुझे लगता है कि हम सबको जानने वाली चीज़ें हैं कि हम सब लोग कैसे चीज़ों से अपडेट हों और कैसे मानसिक तरह से सोचा जाता है, किस लेवल से। वो बहुत बिरले लोग होते हैं जो प्राइमरी से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के तक, यानी कि एलएलबी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक का जो केस है उसका लेवल जानते हैं कि वो कौन-सा लेवल चाहते हैं, ये कौन-सा लेवल चाहते हैं। ये इसको क्या समझ में आता है और उनको क्या समझ में आता है और जजमेंट कैसे लेना है और इसका बच्चे का रिज़ल्ट कैसे अच्छा करना है। और वैसे ही यहाँ पर भी मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि सभी विधाएँ जानते हैं, हायर एजुकेशन लेने के बाद भी छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये एक थोड़ी विडंबना है, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर तमाम तरह के नियम बनाकर, कानून बनाकर उसको व्यवस्थित करने की कोशिश की है। हम सभी का दायित्व बनता है कि इन चीज़ों के विषय में संज्ञान लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।